नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ हूँ, नौकरानी नहीं। वह एक ठंडी शाम थी, दिसंबर का महीना, लेकिन घर के अंदर का माहौल दिखावटी रोशनी और तैयारियों से गर्माहट लिए हुए था। मेरी बहू मीरा की माँ श्रीमती कपूर के सम्मान में डिनर पार्टी थी। घर में दोपहर से ही गहमा गहमी थी। मैं भी मदद करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैंने हाथ बढ़ाया मीरा ने एक ही बात दोहराई, मम्मी जी आप रहने दीजिए, यह सब मेरी सहेलियों के स्टैंडर्ड का है, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस आराम कीजिए। उसकी आवाज में चिंता कम और एक तरह की दूरी ज्यादा थी, जैसे मेरी उपस्थिति ही इस आधुनिक समारोह में एक रुकावट हो। मैं अपने छोटे से स्टोर रूम बने कमरे में चली गई, जिस मास्टर बेडरूम में मैंने अपने पति के साथ कई साल बिताए थे, जहाँ मेरी सबसे प्यारी यादें थी। आज वह मुझे पराया लग रही थी। यह कमरा, जिसका इस्तेमाल पहले टूटे-फूटे सामानों के लिए होता था, अब मेरा ठिकाना था। एक पुराना बिस्तर, फीकी रोशनी और मेरी खामोशी। मैंने तैयार होकर बाहर कदम रखा। हॉल में रंगीन लाइटें, महंगे सोफे और कैटरिंग के लजीज व्यंजन थे। जब श्रीमती कपूर आई, तो माहौल में और चमक आ गई। वह अपनी महंगी साड़ी और आभूषणों में इतनी आत्मविश्वास से भरी थी कि मुझे देखकर उन्होंने बस एक ठंडी औपचारिक हेलो कहा। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई अपनापन नहीं, बस एक अजनबी के लिए दी जाने वाली औपचारिकता। मेरे दिल के किसी कोने में एक गहरा सा झटका लगा। कुछ देर बाद मीरा रसोई की तरफ गई और वापस आई, तो उसके हाथ में वह महंगी वाइन की बोतल थी। यह वही बोतल थी जिसे मैंने अपनी 1 महीने की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा लगाकर खरीदा था। मैंने सोचा था बहू की माँ के लिए कुछ अच्छा करूंगी, परिवार में मेरी भी थोड़ी जगह बनेगी। जैसे ही मीरा ने बड़े प्यार और गर्व से अपनी माँ के गिलास में वह वाइन डाली और फिर बाकी मेहमानों को सर्व किया, मुझे लगा जैसे मेरे त्याग और मेरी भावना को एक कोने में फेंक दिया गया हो। कोई मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझता था कि क्या मुझे कुछ चाहिए। मैं बस एक मौन दर्शक बनकर अपने ही घर में खड़ी थी, अपने ही पैसे से रो हो रही थी, खुशियों को दूर से देख रही थी। और फिर तभी वह पल आया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। मीरा की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर रसोई की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था, बल्कि एक अधिकार था। मम्मी जी, आप जरा रसोई में जाकर देख लीजिए ना, बर्तन बहुत सारे गंदे पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए प्लीज। मेरी माँ को यहाँ आराम करना है और मुझे मेहमानों को संभालना है, आप जल्दी से निपटा दीजिए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं कहा हो, जैसे यह मेरी स्वाभाविक जिम्मेदारी थी। महंगी वाइन का स्वागत दूसरों के लिए और जूठे बर्तन मेरे लिए। मैंने अपने बेटे सुनील की तरफ देखा। वह अपने दोस्त के साथ हंस रहा था, अपनी नई दुनिया में व्यस्त। उसने यह सुना भी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी चुप्पी मेरे लिए मीरा के शब्दों से ज्यादा जहरीली थी। मेरे गले में एक गांठ अटक गई। मेरे आंसू आंखों के किनारे तक आए और जैसे ही मैंने सिर झुकाया, वे वापस सूख गए। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अस्तित्व को, मेरे सालों के बलिदान को सिर्फ एक बर्तन धोने वाली की भूमिका तक सीमित कर दिया गया हो। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर रसोई की तरह चली गई, जैसे एक रोबोट को दिया गया आदेश मान रही हूँ। सिंक में बर्तनों का ढेर मेरे अपमान का प्रतीक बन गया था। मैंने नल खोला, पानी की आवाज आई, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक प्लेट उठाई, लेकिन फिर रुक गई। मेरे मन में सवाल गूंजा, क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए जी कि अंत में मुझे अपने ही घर में एक नौकरानी का दर्जा मिले? क्या मेरा सम्मान, मेरा प्यार, मेरे आंसू इस एक गिलास वाइन से भी सस्ते थे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी याद की। वो दिन याद आए जब मैं एक नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरे पति कितने अच्छे थे। फिर याद आया वो दिन जब सुनील पैदा हुआ था। सुनील जब 15 साल का था, तभी मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा। मैं अकेली रह गई। एक छोटा सा बेटा, एक बड़ी सी जिम्मेदारी। मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बेटे का भविष्य बनाऊंगी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी की। फिर शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।
मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी। बस एक ही ख्वाब था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बने, अच्छी नौकरी करे। और वह दिन भी आया। सुनील ने मेहनत की, एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। फिर सुनील की शादी की बात आई। उसने एक लड़की देखी, मीरा। मैंने कहा, बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। मैंने अपनी सारी बचत निकाल दी, अपने पति के छोड़े हुए कुछ गहने बेच दिए, कर्ज भी लिया और एक शानदार शादी करवाई। मुझे भी लग रहा था कि अब घर में एक बेटी आएगी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मीरा का रवैया बदलने लगा। हर छोटी बात पर टोकना, हर काम में दखल, हर चीज में अपनी राय सौंपना। फिर शुरू हुआ कमरे का मामला। एक दिन मीरा ने सुनील से कहा कि हमें बड़ा कमरा चाहिए, मास्टर बेडरूम। सुनील ने मुझसे बात की। मैं छोटे कमरे में शिफ्ट हो गई। फिर उसने घर की सजावट बदलनी शुरू की। मैं अपने ही घर में मेहमान बनती जा रही थी, या शायद मेहमान से भी बदतर, एक नौकर। और आज आज की रात जब उसने मुझसे कहा कि बर्तन धो दो, तब मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस घर की नौकरानी हूँ, एक बर्तन धोने वाली? क्या मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं कि मुझे मेहमानों के सामने सम्मान से बुलाया जाए? मैंने नल बंद कर दिया, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, आंसू पोंछे और धीरे से पीछे मुड़ी। मैंने एक फैसला लिया, नहीं, अब नहीं, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जाऊंगी, चुपचाप बिना किसी को बताए, बस चली जाऊंगी। मैंने धीरे से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। एक छोटा सा बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, मेरा एटीएम कार्ड, मेरे जरूरी कागजात, मेरा पेंशन कार्ड, सब कुछ बैग में रख लिया। मैंने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, एक गहरी सांस ली, बैग उठाया और धीरे से दरवाजा खोला। हॉल से अभी भी आवाजें आ रही थी। मुझे सुनाई दे रहा था कि मीरा कह रही थी, माँ, यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह नई साड़ी ली है। और श्रीमती कपूर कह रही थी, बहुत खूबसूरत है बेटा। सुनील हंस रहा था। मैं धीरे धीरे पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बाहर निकल गई, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया और अंधेरे में चलती रही। बाहर सड़क पर मैं अकेली चल रही थी। मेरे हाथ में बैग था। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, गुस्से की, दुख की, निराशा की। लेकिन साथ में एक कल्पना भी थी, जैसे एक बोझ उतर गया हो। साथ में एक हल्कापन भी था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। मैं सड़क के किनारे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक ऑटो दिखा। मैंने उसे रोका। मैंने एक पता बताया, शारदा का घर, मेरी पुरानी सहेली। तभी मेरे फोन में घंटी बजी। मोबाइल स्क्रीन पर सुनील का नाम दिखाई दे रहा था। शायद अब उन्हें पता चल गया होगा कि मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद फिर से बजी। इस बार मीरा का नंबर था। मैंने फिर भी नहीं उठाया। ऑटो शारदा के घर के पास पहुंचा। मैं उतर गई। मैंने घंटी बजाई। शारदा बाहर आई। उसने मुझे देखा, फिर मेरे हाथ में बैग देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। पद्मा, तुम इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उसने घबराकर पूछा। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी बाहों में गिर गई और रो पड़ी। शारदा ने मुझे सहारा दिया, मुझे अंदर ले गई। फिर धीरे धीरे मैंने उसे सब कुछ बताया। शारदा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पद्मा, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने अपने फोन को चेक किया। 30 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थी, 20 से ज्यादा मैसेजेस थे, सब सुनील और मीरा की तरफ से। मैंने मैसेजेस खोले, सब में परेशानी थी, चिंता थी, लेकिन मैंने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं जानती थी कि अगर मेरे अभी जवाब दिया तो वो लोग मुझे वापस बुला लेंगे। शारदा ने मेरे सामने बैठकर कहा, पद्मा, अब तू बता, तू क्या करना चाहती है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, शारदा, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैंने अपना बैग उठाया, अपनी बैंक की पासबुक निकाली। मेरे पति की पेंशन हर महीने मेरे अकाउंट में आती रहती थी। जब मैंने पासबुक खोली तो मेरी आंखें फटी रह गई। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। मैंने सोचा, हाँ,
अब मेरे पास पैसे हैं। शारदा ने कहा, देख, तू एक काम कर, तू अपने लिए एक छोटा सा किराए का फ्लैट ढूंढ। तुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है ना, तू होम कैटरिंग शुरू कर सकती है। मुझे उसकी बात में दम लगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं यह करूंगी, लेकिन तू मेरी मदद करेगी ना? शारदा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल करूंगी। हम साथ मिलकर तेरी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अगले कुछ दिन में शारदा के घर में ही रही। फिर एक दिन हमें एक अच्छा फ्लैट मिल गया। एक बेडरूम, छोटा सा हॉल और एक किचन। किराया 5,000 महीने का था। अब यह फ्लैट मेरा था, मेरा अपना घर। मैंने फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारियां शुरू की। मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग शुरू की। मैंने कुछ सैंपल डिशेज बनाई और शारदा के साथ साथ और कई लोगों को खिलाया। सबने कहा कि पद्मा आंटी, आपका खाना तो बहुत लाजवाब है। फिर शारदा ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे बारे में बताया और मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। एक औरत ने मुझे फ़ोन किया। उसका नाम सपना था। उसने पहले ऑर्डर दिया। मैंने हाँ कर दिया। मैंने लिस्ट बनाई, बाजार गई और अगले दिन सुबह से ही खाना बनाना शुरू किया। शाम तक सब कुछ तैयार हो गया। मैंने ऑटो बुक किया और खाना डिलीवर कर दिया। सपना ने मुझे 3,000 रुपये पेमेंट किया। ये पैसे मेरी मेहनत के थे। अगले दिन सपना ने मुझे फिर से फ़ोन किया। उसने कहा कि आपका खाना बहुत लाजवाब था। मैं आपका नंबर अपनी दोस्त को भी दूंगी। और इस तरह धीरे धीरे मेरे ऑर्डर बढ़ने लगी। पहले महीने के अंत तक मैंने 25,000 रुपये कमाए। दूसरे महीने में मेरी कमाई और बढ़ी। मैंने टिफ़िन सर्विस भी शुरू किया। अब मैं महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा रही थी। मैं आत्मनिर्भर हो गई थी। इस बीच मेरे बेटे सुनील और बहू मीरा के फ़ोन और मैसेजेस आते रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं उठाए। 4 महीने बाद एक दिन मैं सब्जी खरीदने मार्केट गई थी। वहां मुझे अचानक मेरे पुराने घर के पड़ोस में रहने वाली कविता खड़ी मिली। उसने मुझे देखा और बोली, अरे पद्मा जी, आप यहाँ? आप तो अचानक गायब हो गई थी। आपके बेटे ने हर जगह आपको ढूंढा। मैंने उससे कहा, कविता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ रिश्ते का क्या मतलब। कविता ने मेरे बेटे को सब बता दिया। उस रात को मेरे फोन पर सुनील का फोन आया। मैंने इस बार फोन उठाने का फैसला किया। सुनील की आवाज आई, माँ, माँ तुम कहाँ हो? कविता आंटी ने बताया कि उन्होंने तुम्हें देखा है। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ सुनील, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने कहा, माँ, प्लीज हमें तुमसे मिलना है। मैंने कहा, नहीं सुनील, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अगले दिन शाम को मेरे दरवाजे की घंटी बजी। सुनील और मीरा दोनों बाहर खड़े थे। मीरा ने मेरा छोटा सा फ्लैट देखकर अपनी नाक सिकोड़ी। सुनील ने कहा, माँ, यह तुमने क्या किया? तुम अचानक घर से क्यों चली गई? मैंने शांति से कहा, सुनील, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से निकल गई। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ मुझे सिर्फ एक नौकर समझा जाए। मीरा बोली, मम्मी जी, आप बात को इतना बढ़ा क्यों रही हैं? उस दिन मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैंने कहा, मीरा, वो ऐसे ही नहीं था। वो सालों की उपेक्षा का नतीजा था। फिर सुनील ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ, दरअसल हमें तुमसे एक बात करनी थी। हमें एक लोन चाहिए, बिजनेस के लिए, और बैंक वाले कह रहे हैं कि घर को गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन घर तुम्हारे नाम पर है, तो हमें तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मुझे समझ आ गया कि यह लोग मुझसे नहीं, मेरे सिग्नेचर के लिए मिलने आए हैं। मैंने कहा, सुनील, मैं तुम्हें सिग्नेचर नहीं दूंगी, कम से कम अभी तो नहीं। मीरा गुस्से से बोली, क्या मतलब? आप अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी? मैंने शांति से कहा, मैं वो घर बेच दूंगी। यह सुनकर दोनों के होश उड़ गए। सुनील बोला, माँ, यह तुम क्या कह रही हो? वो हमारा घर है। मैंने कहा, सुनील, वो घर लीगली मेरे नाम पर है। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस घर को बेचूंगी। सुनील मेरे पैरों पर गिर गया। वो रोने लगा। मैंने उसे उठाया और कहा, सुनील, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी इज्जत से समझौता भी नहीं करूंगी। अगले कुछ हफ्तों में मैंने सच में अपने पुराने घर को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर श्री जैन से संपर्क किया। उसने बताया कि उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है, करीब 60 लाख रुपए। 2 हफ्ते बाद ही श्री जैन ने मुझे बताया कि एक खरीदार मिल गया है। वो एक डॉक्टर जो 60 लाख रुपए देने को तैयार है। मैंने हाँ कर दी। 1 महीने बाद डील फाइनल हो गई। घर बिक गया। मेरे बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए आ गए। मैंने सुनील को मैसेज किया कि घर बिक गया है, तुम्हें 1 महीने के अंदर वहां से निकलना होगा। इस बार सुनील का फोन आया। वो रो रहा था। मैंने उन 60 लाख रुपए में से 30 लाख से एक अच्छा फ्लैट खरीदा, अच्छे इलाके में। बाकी पैसे अपने बिजनेस में लगाए। मैंने अपनी कैटरिंग कंपनी रजिस्टर करवाई, पद्मा होम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब 1 साल बीत चुका है। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। मेरा अपना घर है, मेरा अपना बिजनेस है। मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपनी मालकिन हूँ। कुछ दिन बाद एक रात को करीब 10 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा सुनील का नंबर था। मैंने फोन उठाया। सुनील की आवाज आई। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने बताया कि मीरा उसे छोड़कर चली गई है। उसने तलाक के पेपर भेज दिए हैं। वह कहती हैं कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब मैं अकेला रह गया हूँ। उसने कहा, माँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं अंधा था। मुझे माफ कर दो माँ। प्लीज मुझे एक मौका दो। मेरे दिल में दर्द हुआ। आखिर वह मेरा बेटा है। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और कहा, सुनील, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमेशा रहूंगी, तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अगर तुम मुझे सम्मान दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनील ने कहा, नहीं माँ, अब मैं कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। मैंने सबक सीख लिया है। मैंने कहा, सुनील, मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन इस बार शर्त मेरी होगी। तुम अपनी जिंदगी संभालो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी गलतियों से सीखो, और जब तुम सच में बदल जाओगे तब हम फिर से मिलेंगे। सुनील ने कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं पद्मा हूँ, एक माँ, एक बिजनेस वूमेन, एक आत्मनिर्भर औरत। मैंने सीखा है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते सम्मान से बनते हैं। और जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं। मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब उसकी गुलाम नहीं बनूंगी। मैं माँ हूँ, नौकरानी नहीं। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाइप ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।